क्या हॉबीज है मैम आपकी? डांस और मंडला पेंटिंग। ओके, तो घूमर से नहीं था, पर कोरियो डांस से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे और मंडला पेंटिंग के लिए। घूमर डांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूरी है या फिर नॉलेज गेन करना वो जरूरी है? तो फिल्म में आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, और इसके अलावा और क्या लगता है आपको कि और आपकी क्या गलतियां रही थी जिस वजह से आपका पिछली बार मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट रुक गया था? मैम बात करें हम कोचिंग की, आपने कोचिंग लिया कहीं से? हाँ मैंने। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हेलो, मैं अच्छी हूँ। मैम आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? अच्छा हो गया। ओके मैम, आपको इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैम आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है वो बताना चाहेंगे? मेरा नाम दीपिका चौधरी है। मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू। ओके ओके, तो मैम और सेकंड अटेम्प्ट में और फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जैसे आप इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंची तो आप उससे पहले कैसा फील कर रही थी एंड उसके बाद में और उनका रिएक्शन क्या था? उससे पहले बहुत मिक्स्ड फीलिंग होती है, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, और बहुत सारे थॉट आते हैं कि अंदर जाके हमें कैसा लगेगा, हम ब्लैंक नहीं हो जाएंगे या हम सारे आंसर कर पाएंगे या नहीं। पर अंदर जाके उन्होंने वो बहुत कॉर्डियल थे, उन्होंने बहुत अच्छा फील कराया। शीलवर्धन सर का बोर्ड था तो उन्होंने बहुत अच्छे से कंफर्टेबल कराया और बहुत अच्छे से बात की, तो अंदर जाके मतलब बहुत नर्वसनेस नहीं हुई, तो काफी कंफर्टेबली इंटरव्यू हो गया। आपके डेप्थ से रिलेटेड सवाल थे कि कहाँ से सवाल थे, थोड़ा मेंशन करना चाहेंगे? डेप्थ से क्वेश्चन थे, पर डेप्थ से कम क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन डेप्थ से थे। बाकी मेनली इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन और मेनली ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो मैम किस तरह के सवाल थे, कुछ बताना चाहेंगे आप? इंडिया पाकिस्तान टाइज पे क्वेश्चन थे और IMF वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड थे, और मेरे डेफ में हॉबीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। क्या हॉबीज है मैम आपकी? डांस और मंडला पेंटिंग। ओके, तो फोक डांस वगैरह, क्लासिकल डांस वगैरह, उन सबसे थे सवाल कुछ? क्लासिकल डांस नहीं है मेरा, कोरियो डांस और घूमर। तो घूमर से नहीं था, पर कोरियो डांस से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे और मंडला पेंटिंग के लिए। घूमर डांस पद्मावत में बहुत फेमस हुआ था, उनके बारे में पूछा उन्होंने कुछ? इन्होंने नहीं पूछा, मॉक में पूछा था, पर इन्होंने नहीं पूछा। ओके मैम, तो मैम हम बात करें अगर फिल्म की, तो फिल्म में आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, और 2023 में तो काफी ही डिफरेंट, बहुत अलग पेपर था, तो आपकी स्ट्रेटजी इस बार क्या रही थी? मेरी स्ट्रेटेजी बेसिकली ये थी कि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको बहुत रिवाइज करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है, इनके बहुत सी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। जैसे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत अगर हम बहुत अच्छे से करें तो उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी का ना वेटेज भी बहुत ज्यादा है, तो अपने स्टैटिक पोर्शन को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, और एंशियंट मिडीवल है, इन सब के लिए लिमिटेड रिसोर्स रख के, जैसे मैंने NCERT की थी तो उनको बहुत बार रिवाइज करना है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही मिस्टेक की थी कि रिविजन कम था अपने स्टैटिक पोर्शन का, तो इस अटेम्प्ट में अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड, करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर लो और अपने रिसोर्सेज को बहुत बार रिवाइज करो। तो प्रीलिम्स में होता है कि अब एलिमिनेशन टेक्निक पे हम रिलाई नहीं कर सकते, तो शॉर्ट कंप्लीट ऑप्शन सबको आने चाहिए, तो उसके लिए रिसोर्सेज रिवाइज करना। मैम आपने एक गलती तो बता दी आपने, नहीं ये गलती की थी जिस वजह से मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट नहीं हुआ था, इसके अलावा और क्या लगता है आपको कि और आपकी क्या गलतियां रही थी जिस वजह से आपका पिछली बार मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट रुक गया था? मेनली जो एग्जामिनेशन माइंडसेट होता है, इससे पहले मेरे पास UPSC का इतना गाइडेंस नहीं था, तो शायद एग्जामिनेशन माइंडसेट उस टाइम मैं बहुत ही पैनिक मोड में थी, तो जब पेपर अटेम्प्ट कर रही थी तो स्ट्रेटेजी, अब मेरी स्ट्रेटेजी भी थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं थी शायद उस टाइम, फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेटेजी भी चेंज की और एग्जामिनेशन माइंडसेट जो होता है उसके लिए भी खुद को बहुत प्रिपेयर किया और अपनी प्रिपरेशन में भी थोड़ा सा चेंज किया। आपने मैम टेस्ट सीरीज कितनी लगाई थी, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज? एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, पर मैंने बहुत ज्यादा नहीं लगाई थी, 30-35 टेस्ट लगाए होंगे, मे बी शायद 30 लगाए होंगे। ओके मैम, CSET की क्या स्ट्रेटजी रही है? क्योंकि CSET भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो GS निकल जाता है, CSET रुक जाता है, तो वो बड़ा पेनफुल रहता है, तो क्या स्ट्रेटजी रही आपकी CSET के लिए? मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं बेसिकली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे रिलाई करती थी, क्योंकि उसमें मेरी एक्यूरेसी रहती थी। तो बट हम एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करते करते उसमें बहुत ही धीरे धीरे करने लग जाते हैं कि हम मैथ और रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करते हैं, तो हमें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली दोनों में टाइम डिवाइड करना है। कि फिर मैं पहले अपने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी 1 आवर 20 मिनट्स में, फिर रिमेनिंग 40 मिनट्स में अपने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करती थी। और मेनली मेरी स्ट्रेटेजी PYQ बेस्ड थी, मैंने सारे PYQ ही किए थे, क्योंकि मेरे पिछले अटेम्प्ट में CSET भी रुक रहा था, फिर मुझे पता भी नहीं था, मैंने चेक ही नहीं किया। ओके मैम, बात करें हम कोचिंग की, आपने कोचिंग लिया कहीं से? हाँ, मैंने कोविड के टाइम ऑनलाइन।
तो मैम क्या लगता है कोचिंग का रोल रहता है एग्जाम को क्लियर करने में? कोचिंग का रोल अगर गाइडेंस नहीं है तो ये होता है कि हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है या सब्जेक्ट का थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाता है। पर कोचिंग का हमें फायदा तभी मिलता है अगर कोचिंग करके फिर उसको हमने अच्छे से रिवाइज किया कॉन्सेप्ट को। बट ना सही तैयारी कोचिंग करने के बाद होती है, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं और अपने सोर्सेज को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, तो एक्चुअल प्रिपरेशन होती है। तो क्या कहेंगे आप उन कैंडिडेट से जो कोचिंग नहीं ले सकते, जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, जिनके पास में इतनी फाइनेंशियल चीजें नहीं है, क्या कहेंगे उनसे? क्या सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है? और अगर सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है तो किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए? डेफिनेटली कोचिंग का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। एक्चुअली अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है या कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं तो आराम से सेल्फ स्टडी से हो सकता है। बट ये है कि अपने रिसोर्सेज पहले प्रॉपर से देख लो कि बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज रखो और इनिशियल स्टेज से एनसीईआरटी करके और अपने रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, तो कोचिंग का बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं रहता है। मैम मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी आंसर राइटिंग के लिए? मेंस की मेरी रही थी पीवाईक्यू बेस्ड अगेन, कि मेनली एक पीडीएफ से, मतलब जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे, तो उसके बेसिस पे ही मैंने अपने मेंस के नोट्स बनाए थे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कंपाइल करके, कि सारे सब डिविजन जो एक सब्जेक्ट के रहते हैं उन पे नोट्स बना के और फिर उनके पीवाईक्यू लगा के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहते हैं। यूपीएससी की अगर बात करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जरूरी है या फिर नॉलेज गेन करना वो जरूरी है, लाइक बुक की नॉलेज? नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है। नॉलेज तो ये रहता है कि प्रीलिम्स मेंस में नॉलेज का पार्ट भी रोल प्ले करता है, लेकिन पर्सनैलिटी में ये कि मेंटल स्टेबिलिटी और हम लो फेजेस में भी कैसे खुद को हैंडल करते हैं और हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जस्ट जॉब नहीं है, सर्विस में जाना है, तो सबसे वैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि हम कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी ही हमारी जी। मैम आपके रिसोर्सेज क्या रहे थे? क्योंकि स्टैंडर्ड रिसोर्सेज सभी को मालूम है कि ये बुक पढ़नी है हमें, हिस्ट्री के लिए हमें स्पेक्ट्रम पढ़नी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी, सबको पता है। लेकिन होता क्या है कि कई बार वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी हो जाता है, तो आपने वैल्यू एडिशन कहाँ से किया, मतलब किस तरह से किया इन सभी सब्जेक्ट्स में? प्रीलिम्स के लिए तो बेसिकली मैंने भी सारे स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं वही फॉलो किए थे, बस डिफरेंस वहाँ करते कि अगर हमारा होता नहीं है तो हम दूसरे रिसोर्स पे स्विच कर जाते हैं, रेदर देन दैट कि हमें उन्हीं को अगर थोड़ा शॉर्ट करके, और वो होता है कि जिसको हम एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। और मेनली मेंस के लिए वैल्यू एडिशन कुछ सब्जेक्ट में जरूरी होता है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में, या अगर करंट अफेयर का कुछ है तो मेंस 365 से भी कवर हो जाता है। और मेंस के लिए मेनली मैंने पीवाईक्यू की सिनॉप्सिस आईएएस की जो पीडीएफ आती है उसमें उन्होंने सब डिवाइड कर रखा है पूरे सिलेबस को, तो बस उसको गूगल करके उसके नोट्स बना के और फिर उसमें उसके पीवाईक्यू करके कि अगर पीवाईक्यू मेरे रिसोर्सेज से हो रहे हैं या नहीं, बस उसमें। मैम आपने मॉक इंटरव्यूज दिए थे? मॉक, हाँ, बहुत सारे, मतलब। तो क्या डिफरेंस नजर आया आपको यहाँ पैनल में और वो जो मॉक इंटरव्यूज दिए थे वहाँ पर? माहौल का ही होता है मेनली तो डिफरेंस, वहाँ पे बहुत फैंसी माहौल होता है कि बहुत ज्यादा लाइटिंग, कैमरास, यहाँ बहुत सिंपल रहता है। मतलब संकल्प का मैंने जो मॉक दिया था वो बहुत यूपीएससी जैसा मुझे लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा कैमरास या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैम क्या यहाँ पर कोई सवाल ऐसा भी अटपटा था जैसा कि रील्स में देखा जाता है? ऐसा कुछ था? अटपटा नहीं था, पर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे भी ये पूछते हैं, तो अटपटा तो नहीं, रील्स जैसा बिल्कुल नहीं है। ओके मैम, जो अभी जो स्टूडेंट 2024 में अटेम्प्ट ले रहे हैं, 2024 का प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे उनको इस बीच, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं प्रीलिम्स में, तो क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जो कंफ्यूजन बना हुआ है बहुत से स्टूडेंट्स को अभी भी, उनको कैसे उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए? अभी बहुत कम टाइम है, तो बस मेरा अगेन वही सजेशन है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पे बिलीव करो और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, उनको रिवाइज करेंगे और किसी भी जिसकी भी करंट अफेयर के लिए बहुत ज्यादा लोग पैनिक करते हैं, उसकी वजह से स्टैटिक क्वेश्चन भी खराब हो जाता है। तो मैंने विजन का फॉलो किया था, बाकी किसी भी कोचिंग का कर लो, वो सब अच्छे से कंपाइल करके देते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा बार रिवाइज कर लो, अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस का ही है। मैम आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली, थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ कि इंटरव्यू पैनल को भी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, जिसकी वजह से आप लिस्ट में आपका नाम आए, क्योंकि आपका जो जवाब देने का तरीका वो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत सारे कैंडिडेट से बात किया है। तो एंड लास्ट मैसेज आपका क्या रहेगा? यही कि कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप में बिलीव रखें, और अगर अच्छे से तुम्हारा डेडिकेशन है तो इस जर्नी में आराम से सक्सेस
मतलब अभी मेरी हुई नहीं है कंप्लीट, बट हाँ हो सकती है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपका अगली बार लिस्ट में नाम आ जाए। ओके मैम, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू।